जोहार बच्चों, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों के लिए मैं विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इस बार 2026 में 12th के आर्ट्स में फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनका विषय अगर भूगोल है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि मैं 2024 से लेकर 2020 तक यानी पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ ज्योग्राफी में। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज्योग्राफी में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाते हैं आपको इसमें दिखाई देंगे। और इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर आपके सपना है कि मैं स्टेट टॉपर बनूं, स्टेट टॉपर बन के लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, 2 लाख 3 लाख रुपये मेरे पास आए ताकि मैं आगे अपनी परीक्षाओं को और धार देते हुए अपनी सरकारी नौकरी या अपनी जो एम है, गोल है, उसे प्राप्त कर सकूं। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आप में कंपटीशन की भावना बनी रहे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं राज सर, पूरा नाम राजकुमार प्रसाद, पीजीटी ज्योग्राफी रामनारायण प्लस टू उच्च विद्यालय पदमा से हूँ और 12th के बच्चों, 11th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों में मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रही है कि मेरे ही विद्यालय से 2025 में स्टेट में सेकेंड टॉपर और स्टेट टॉपर बने हैं। और उन बच्चों को मैंने अपने हाथों से उस सारे प्राइज को छू के देखा, महसूस करके देखा कि कितने आनंद के पल होते हैं वो पल, क्योंकि मेरी स्टूडेंट श्रेया और प्रेरणा, ये दो, प्रेरणा स्टेट टॉपर में सेकेंड पोजीशन पे थी और श्रेया 4th पोजीशन पे थी। तो इनमें से प्रेरणा को सेकेंड टॉपर थी तो उसे एक लैपटॉप मिला है, 2 लाख रुपया के चेक मिला है, सैमसंग मोबाइल मिला है, बैग मिले हैं और एक मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट मिला है जो उसे भविष्य में अपने कैरियर बनाने में बहुत योगदान देगा। तो आप इस बच्चे को देख सकते हैं कि कितनी प्रेरणा तो नाम ही है और सभी के लिए एक प्रकार से प्रेरणा की काम कर रही है, खास करके हमारे विद्यालय के और हजारीबाग के बच्चों और झारखंड के सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी की तरह टॉप करें और आपके पास आगे तैयारी करने के लिए आर्थिक रूप से मदद भी मिल जाए, और आप अगर मेहनती बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, तो मेहनत करके आप उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी प्रेरणा के साथ कि आप सभी बच्चे भी स्टेट टॉपर बनने में अपने आप को रखेंगे, अपनी उम्मीद को जगा के रखेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी विषय का 2024 में पूछे हुए पिछले वर्ष के सारे प्रश्नों का। देखिए बच्चों, ये मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है जैक क्वेश्चन एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर्ट्स, ठीक है। और विषय कौन सा है? ज्योग्राफी। प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आंसर भी लिखवाऊंगा, अगर आप बने रहें तो आपको बहुत लाभ होगा। और पहला प्रश्न मैं कौन सा ईयर का लेने जा रहा हूं? 2024 का, क्योंकि 2026 में एग्जाम होने वाले हैं तो 2025 को मैंने छोड़ दिया है। 2024 को बाद में देखा जाएगा, उसको भी देख लेंगे। तो 2024 के प्रश्नों में अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार से, सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है जैक के नोटिफिकेशन के अनुसार। तो देखिए 2024 के प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रश्न है 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में देखिए आप बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसको आप लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं। और ये टोटल 25 अंक के हैं। बच्चा, ये अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो हम लोग जो कॉपी जांचते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं कि बच्चा 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, दैट मीन्स ये पढ़ने वाला बच्चा है, सीरियस बच्चा है और इसने विषयनिष्ठ के जो प्रश्न है उसे भी अच्छे से हल किए होंगे। तो उसको हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेक करते हैं, ठीक है। तो 25 अंक है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या कितना से कितना रहेगा देख लें, तो प्रश्न संख्या 1 से 25 तक रहेगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 1 नंबर का है तो कितने अंक हो गए? 25 अंक। तो ये 25 अंक वाला पार्ट आपका पूरा हुआ, ठीक। अब देखिए दूसरे
अब देखते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये टोटल आपके 45 अंक के हैं। ठीक है, तो यानी 25 अंक और 45 अंक टोटल हो गए आपके 70 अंक। ये हो गए थ्योरी से। और जो 30 अंक आपके आएंगे वो 30 अंक आएंगे आपके स्कूल में, जो आपका एक्टिविटीज है, प्रैक्टिकल वर्क्स है, उससे आएंगे। प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा जो आपको स्कूल में करवाया गया है, अगर आपने अच्छा से किया होगा तो इसमें आपके अच्छे नंबर आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो ये अंक हो गया। तो सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पार्ट बी जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में देख लेते हैं, तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये प्रश्न संख्या रहेगा यहाँ, चूंकि 25 क्वेश्चन तक था, तो 26 से 34 तक। अब देखिए यहाँ का जो संख्या बता रहा है 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न है, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं केवल 7 प्रश्न। और 7 प्रश्न को करना है तो एक एक नंबर का है, यानी 1 से 2 लाइन में आपको एक वाक्य में या एक शब्द में जवाब देने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आपके पास चॉइस करने को विकल्प नहीं रहेंगे, बल्कि आपको लिखना है, यानी याद रखने हैं चीजों को। तो 1 नंबर का रहेगा और 7 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 7 अंक। अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न को 150 शब्दों में जवाब आपको देना है। कितने में? 150 शब्दों में। 150 शब्दों में इसको जवाब देना है सेक्शन बी वालों को। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें प्रश्न संख्या कितने से कितने हैं? 35 से 42 तक। ठीक है, प्रश्न संख्या तो यहाँ पे 8 प्रश्न है, लेकिन हल आपको करने हैं केवल 6 प्रश्न, और वो 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। तो कितने होंगे? 3 × 6 यानी 18 अंक। 18 अंक ये हो गया। अब जो सेक्शन सी है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो है आपका, इसको आपको जवाब देने हैं 250 शब्दों में। 250 शब्दों में आपको जवाब देने हैं। ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 43 से 48 तक है, यानी टोटल 6 प्रश्न है, लेकिन जवाब आपको देने हैं 4 प्रश्नों के, और एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो 5 × 4 = 20 अंक। अब देखिए यहाँ से 7 नंबर, इससे 18 नंबर, और यहाँ से 20 नंबर, टोटल 45 अंक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहीं पे एक आपको मैपिंग सेक्शन है। 48वां नंबर जो क्वेश्चन होता है वो मानचित्रकारी से संबंधित होता है। विश्व का मानचित्र या भारत का मानचित्र आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको जगह दर्शानी है। तो 25 नंबर ये, और ये मैपिंग वाला 5, 30 अंक आपके सीधे हाथ में है। और अगर आप इसको लिख देते हैं एकदम सॉलिड, तो कितने हो गए? 37 अंक आपके पूरे। और 37 अंक अगर आप अच्छे से ले लेते हैं, तो नो डाउट ये जो 2 नंबर आपका है, यहाँ पे अधिक से अधिक नंबर आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार आप 96, 97 नंबर तक भी भूगोल में ला सकते हैं। नो डाउट 98 तक भी जा सकता है। ये आपके लिखावट और प्रस्तुतिकरण पर डिपेंड करेगा। हाँ, इसके लिए मैं आपको सहायता करने के लिए अभी से लेकर एग्जाम तक, एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोग पैटर्न तो देख लिए, इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए 2024 के प्रश्नों का सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। 2500 जो क्वेश्चन है उसको पार्ट ए में, जो 2024 का प्रश्न लाएंगे पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट बी में मैं लाऊंगा सबसे पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के प्रश्न रहेंगे पार्ट बी में, जबकि पार्ट सी में मेरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार 3 पार्ट में मैं 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। बने रहिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे ही आप। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी है? किसने लिखी है या लिखी थी? ठीक है ना, किसने लिखी है? तो देखते हैं कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, विडाल डी लाब्लास, फ्रेडरिक रेटजेल, जीन ब्रोन्स या हम्बोल्ट। तो इनमें से देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। अभी तक अगर आप पढ़े होंगे तो इस चीज को आप जान चुके होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये जर्मनी के हैं, और इन्होंने ही लिखा है कौन सा बुक? तो एंथ्रोपोजोग्राफी।
और ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी है, मानव भूगोल पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है ना, जर्मन भूगोलवेता थे, और इन्होंने मानव भूगोल पर यह पुस्तक लिखी है, मानव भूगोल पर। ठीक है, मानव भूगोल पर लिखी है। और इनका जो समय काल था फ्रेडरिक रेटजेल का, फ्रेडरिक रेटजेल जो है, इनका जो जीवन काल था वो 1844 से लेकर 1904 के बीच में था इनका जीवन काल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके इनसे रिलेटेड सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, और दूसरा प्रश्न है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 व्यक्ति में एक वर्ष में जो मृतकों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अशोधित प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर या जीवन प्रत्याशा। तो आप सबको आंसर जान चुके होंगे जो पढ़ रहे होंगे। इसका आंसर है, सही आंसर है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, CDR बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? CDR, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। अब ये होता क्या है, एक तो आपका सिंपल परिभाषा यहाँ पे है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो बुक में परिभाषा है अगर वो दे दिया तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हम लोग उस परिभाषा को भी देख लेते हैं कि उस परिभाषा में क्या बात कही गई है। तो देखिए, अशोधित मृत्यु दर यानी CDR की जो एनसीईआरटी में परिभाषा है इस प्रकार से दी हुई है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, यानी क्रूड डेथ रेट यानी CDR कहते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला भी एक सूत्र है, इस हो सके ये सूत्र आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अशोधित मृत्यु दर को दर्शाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको चुनना होगा। तो ये भी हो सकता है अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यानी कुल जनसंख्या और उस वर्ष में कितने लोग मरे, ठीक है, कितने में, तो प्रति 1000 लोगों में। इस सूत्र वही बताता है। इस प्रकार हम लोग देख लेंगे अशोधित मृत्यु दर का भी एनसीईआरटी में व्याख्या किस प्रकार से की गई है। अब देखते हैं कि अशोधित प्रजनन दर क्या होता है। अशोधित प्रजनन दर को एनसीईआरटी बुक में अशोधित जन्म दर भी बोला गया है, अशोधित जन्म दर। ठीक है ना, जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं उसका भी क्या परिभाषा है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आप पकड़ सकें। तो आइए देखते हैं अशोधित प्रजनन दर या जन्म दर किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं अशोधित जन्म दर को यानी क्रूड बर्थ रेट को। उसकी परिभाषा कैसे है सामान्य शब्दों में, तो देख सकते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा यानी 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। समझिए चीजों को, कोई भी क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र में 1000 जो स्त्रियां हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, और वो जन्म देने के दौरान प्रसव क्रिया में कुछ बच्चों का देहांत हो जाता है, लेकिन जो जीवित बच्चे होते हैं उन्हीं जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर कहते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका, तो अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे है, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 क्यों, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर ही उस वर्ष में जीवित जन्म है, ठीक है ना, और कुल जनसंख्या पर, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हुआ। अशोधित जन्म दर देख लिए, अशोधित मृत्यु दर देख लिए, अब बारी है शिशु मृत्यु दर की। तो शिशु मृत्यु दर को देखते हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म पर, वही जीवित जो है, प्रति 1000 जो स्त्रियां हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष से कम आयु की शिशुओं की, कितना, तो 1 वर्ष से कम आयु की शिशुओं की मृत्यु की संख्या को ही शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR कहते हैं। लिखते जाएंगे इसको। अब बारी आता है जीवन प्रत्याशा। ये थोड़ा अलग चीज है, ये तीनों एक तरह का चीजें थी। अब जीवन प्रत्याशा को देख लेते हैं, है चीजें इसी से रिलेटेड।
जीवन प्रत्याशा क्या? जीवन लाइफ, प्रति आशा, जीवन के प्रति आशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने की आशा कितनी है, यानी औसत आयु कितनी है, किसकी? तो उस बच्चे की, जब वो जन्म लेता है ना। तो देखिए परिभाषा, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत आयु को उसका यानी उस बच्चे का जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इस प्रकार औसत आयु ही उसका जीवन प्रत्याशा कहलाया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा डाटा एक देख लेते हैं, हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जीवन प्रत्याशा वो कितनी है, तो वो 67 वर्ष है बच्चों, याद रखिएगा, 67 ईयर्स। यानी अभी जो मनुष्य का भारत में जीवन जीने की औसत आयु है वो कितनी है? 67 ईयर्स। ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो हो गया पुरुष और महिला दोनों का औसत निकाल के 67 वर्ष है, लेकिन अगर यहाँ पे पुरुष की जीवन प्रत्याशा देखी जाए भारत में 2011 के आधार पर तो 66.8 वर्ष है। वही महिलाओं की अधिक है, लगभग 3 साल अधिक जीते हैं महिलाएं भारत में। वही महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.96 वर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवन प्रत्याशा है 67 वर्ष, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जबकि अभी 2025 चल रहा है। तो बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट में भारत में जीवन प्रत्याशा की बात 71-72 साल की जाने लगी है। तो वो डाटा अब नेक्स्ट सेंसस में आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे, लेकिन आपका ऑफिशियल डाटा यही है 2011 के आधार पर अगर पूछेगा तो ये हो गया। और विभिन्न सर्वे के आधार पर अगर किया जाएगा तो कुछ सर्वे 72 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जो सघन आबादी है विश्व के, बहुत सारे सघन आबादी हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि, यानी कृषि की प्रकार पूछा जा रहा है, किस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, व्यापारिक कृषि, विस्तृत कृषि, गहन निर्वाह कृषि या रोपण कृषि। तो देखिए कि कौन सा होगा। तभी तक आप लोग देख चुके होंगे, आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एक छोटे से कृषि भूभाग में अधिक जनसंख्या जहां पे बसती है, तो उस अधिक जनसंख्या को भोजन प्राप्ति या अनाज की प्राप्ति के उद्देश्य से अधिक अनाज की उत्पादन की प्रक्रिया ही गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। क्योंकि वहां पे सघन आबादी बसी रहती है, कृषि भूमि छोटी होती है, लोग अधिक होते हैं, तो उस छोटे से कृषि भूमि से ही उसे अधिक से अधिक अनाज की प्राप्ति करना ही होता है, ताकि उनका जीवन को निर्वाह किया जा सके भोजन के द्वारा। तो इसका जो बेसिक परिभाषा है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि की एक परिभाषा जो मैंने अभी बताया सामान्य भाषा में, उसी को मैंने एक सिंपल रूप से प्रस्तुत कर दिया है। सापेक्षता यानी तुलनात्मक रूप से छोटे आकार के कृषि भूमि से अधिक लोगों के लिए यहाँ छूट गया है, अधिक लोगों के लिए भोजन उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि प्रणाली को गहन निर्वाह कृषि या इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा क्षेत्र विश्व का जो बहुत सघन आबादी है, लेकिन वहां पे कृषि भूमि छोटे छोटे, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई, खेतों के आकार छोटे होते चले गए, तो उन छोटे कृषि भूमि से ही उसको अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन का उत्पादन करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे? रासायनिक उर्वरक डाल के कर रहे हैं या हरी खाद डाल के कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। और ये सघन आबादी कहाँ पाई जाती है? तो विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में, और उसमें भी विशेषकर मानसूनी एशिया वाले क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, वहाँ पे आप चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण एशिया में आप चले जाइए, भारत, बांग्लादेश, इन सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं। फिर आप चले जा सकते हैं आपका पूर्वी एशिया की ओर, जापान में चावल का उत्पादन किया जाता है, फिर आपका चाइना में। तो ये सब क्षेत्र कहाँ है? गहन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए, ये जो गहन निर्वाह कृषि है बच्चा लोग, इसको 2 वर्गों में बांटते हैं। अच्छा, गहन निर्वाह कृषि की एक प्रमुख विशेषता क्या है जानते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता यह है
कि प्रति, ध्यान दीजिएगा ये चीज, प्रति वर्ग जो या प्रति इकाई यहां पे उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, फसलों का प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु होता, बहुत जानकारी वाली चीज है बच्चा लोग, प्रति इकाई उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति व्यक्ति उसका वितरण बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति वितरण कम होता है। ये एक बहुत लॉजिक वाली चीज है, समझिए चीजों को। विशेषता पूछ सकता है गहन निर्वाह की कृषि का, तो इसको आप दे सकते हैं। देखिए, प्रति इकाई उत्पादन अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि खेत का जो भूमि है उसका छोटा छोटा क्षेत्र से उसको अधिक से अधिक उत्पादन करना है ना? क्यों? क्योंकि अधिक लोगों को पोषण करना है, अधिक लोगों को भोजन देना है। लेकिन वहां पे जनसंख्या अधिक है, इसलिए उसमें वितरण हो जाता है सब में अधिक। तो वितरण कितना होगा? कम कम होगा ना, क्योंकि लोग अधिक है। इसलिए कहा जाता है, इसकी विशेषता गहन निर्वाह कृषि की प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति वितरण उस अनाज का कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि गहन निर्वाह कृषि को दो वर्गों में बांटा गया है। चलो ठीक है, एक तो हो गया चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे मुख्य फसल चावल है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और दूसरा हो जाएगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, यानी वैसे क्षेत्र जहां पे चावल मुख्य फसल तो नहीं है, सेकेंडरी फसल है, लेकिन वहां क्यों? क्योंकि वहां पे चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं उपलब्ध नहीं है, यानी कि शुष्क कृषि की जाती है, जैसे बाजरा, ठीक है ना, ज्वार, मकई, ये प्रमुख फसल है, क्योंकि वहां पे वर्षा अधिक नहीं है। चावल जहां पे वर्षा अधिक होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाएगी वहां पे चावल मुख्य फसल नहीं हो पाएगा। तो वहां पे वर्षा आधारित फसल की जाती है, जिसमें प्रमुख योगदान बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब चीजों का है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब देख लीजिए कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो नगदी फसलों जिससे पैसा की प्राप्ति होती है, आय की उपार्जन होती है, लोग उसे व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है, उन फसलों को हम लोग व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे जिससे कि हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। विस्तृत कृषि किसे कहेंगे? तो जैसे जस्ट गहन निर्वाह कृषि का अपोजिट। तो एक बड़े से भूभाग में, बड़े से कृषि भूभाग में विस्तृत रूप से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। इसको हम लोग एनसीईआरटी में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप में भी देखते हैं। जहां ठीक है, रोपण कृषि के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रोपण कृषि, जिसको अंग्रेजी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये मुख्यतः औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल मतलब जो पश्चिम यूरोप के देश या यूरोपीय देश जब अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर अपने उपनिवेश बना रहे थे, यानी गुलाम देश बना रहे थे, तो उन गुलाम देशों में ये जो वो यूरोपीय देश थे, वो जाकर उष्णकटिबंधीय, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक कृषि का विकास किया, जो कि पूंजी प्रधान था, तकनीकी प्रधान था, और एक फसल प्रणाली थी, यानी एक ही फसल वहां पे की जाती थी। वैसे कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि केला का बगान, यूरोपवासी अगर चले गए कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका की ओर चले गए या फिर मध्य अमेरिका की ओर चले गए, तो वहां केला का बगान लगा दिए। उसी प्रकार श्रीलंका, भारत में आए तो चाय का बगान लगाए, फिर कपास की खेती किए, कहवा की खेती किए। ये सब क्या है? ये सब सभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेटर तरीके से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपके स्क्रीन में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? कोयला का जो एक प्रकार है वो कौन सा सबसे बेटर है? तो 4 प्रकार हैं। हो सके आपके क्वेश्चन में पूछ दे कि कोयले के 4 प्रकार बताएं, तो आप 4 प्रकार लिख सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से चारों में से सबसे बेस्ट कौन है? तो सबसे बेस्ट है आपका एंथ्रासाइट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। कितनी है कार्बन की मात्रा? लगभग 80 से
95%। वहीं बिटुमिनस में कोई कार्बन की मात्रा 60 से 80%, लिग्नाइट में लगभग 40 से 55% और पीट में देखिए लगभग 30 से 40% है। तो इस प्रकार हम लोग देख लेंगे इस सारे कोयले के प्रकार को। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है पंपास घास का मैदान। अभी मैंने बात किया था आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी मैंने बताया था ना, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे मुख्य फसल गेहूं होता है और यहाँ पे पशुपालन की क्रियाएं भी की जाती हैं क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास को। और दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ विशेषकर, तो अर्जेंटीना में। ध्यान दीजिएंगे, अर्जेंटीना में, मैप में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप एटलस साथ में रखेंगे। अर्जेंटीना में से पंपास कहा जाता है। अब बात आती है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में से किस नाम से जाना जाता है, किसे, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। ठीक है, तो देखिए यानी टेम्परेट ग्रासलैंड को कहाँ पे, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है ना, उसे आंतरिक भाग में यहाँ पे इसे प्रेयरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान या प्रेयरीज बोला जाता है अंग्रेजी में। यहीं पे अगर अर्जेंटीना के पास आ जाएंगे, यहाँ पे आंतरिक भाग में, अर्धशुष्क भाग में, तो इसे हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। किसे, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। जबकि अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी इसे सब मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। इसे हम लोग यहाँ पे वेल्ड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन फेल्ड होता है। ठीक है, वेल्ड हो गया। जबकि यहाँ पे आप आइएगा मध्य एशिया या फिर यूरोप के जो कुछ भाग हैं, यहाँ पे इसको स्टेपीज बोला जाता है, स्टेपीज ग्रासलैंड। ठीक है, हंगरी में पुस्ताज बोला जाता है, हंगरी यहाँ पे है, यहाँ पे पुस्ताज बोला जाता है इसको। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया चले जाइएगा तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग ग्रासलैंड के पास, यहाँ पे नदी घाटियों के पास, इसे डाउन्स बोला जाता है बच्चों। तो ये भी आपके लिए एक मैपिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे विश्व के मानचित्र में शीतोष्णकटिबंधीय घास के निम्नलिखित क्षेत्रों को दर्शाएं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न संख्या 6 को। देखिए आपके स्क्रीन पर है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है कौन सी है चारों ऑप्शन में? छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपके पास सामने है, वो है कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सबसे छोटी इकाई है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये दोनों से ये छोटा है, इसीलिए कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब कुटीर, तो आंसर क्या हो गया, कुटीर उद्योग। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लीजिए, हो सके आपको कुटीर उद्योग तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे। तो कुटीर उद्योग निर्माण की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लीजिए। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, पहला विशेषता, और उसमें जो शिल्पकार होते हैं वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग में, जो लोकल स्तर पर जो उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है। साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं, यानी तकनीक का प्रयोग वो सिंपल रूप से करते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है। ध्यान रखिएगा, ये रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्य आपस में मिलकर कार्य करते हैं और उसमें उत्पादन क्या करते हैं, तो दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं, जैसे जैसे मिट्टी के सामान, ठीक है, घड़ा हो गया, खपड़ा हो गया, ठीक है ना, या फिर तरह तरह की जो मिट्टी के सामान होते हैं। उसके बाद आप बांस के सामान, जैसे सूप हो गया, खांची हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गए। और उसी प्रकार अब देखिएगा, इसमें जब ये चीज़ें हैं तो स्वयं उपभोग, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, तो अपने उपभोग के लिए,
या तो फिर कुछ बच जाता है या फिर थोड़े बहुत पैसा के लिए तो स्थानीय जो साप्ताहिक बाजार होते हैं गांव के, वहां पे विक्रय करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये हो गया कॉटेज इंडस्ट्रीज की विशेषता। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं को, ध्यान दीजिए, इनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन, ध्यान देंगे, उत्पादन यानी प्रोडक्शन और निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ठीक है, निर्माण या फिर बिल उसका फिर से ये करना नहीं होता है, वो कौन सी क्रिया है जिसमें ये दोनों कार्य नहीं होते हैं? तो प्राथमिक क्रिया में उत्पादन तो होता है बच्चा लोग, जो भी हमारे पास तैयार वस्तु आते हैं प्राथमिक क्रिया में ही सबसे पहले उसको उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तृतीय क्रियाकलाप एक माध्यम है, किसे? तो व्यक्तियों या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ सेवा से संबंधित कार्य, व्यापार से संबंधित कार्य तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। जबकि चतुर्थ क्रियाकलाप भी क्या है? तो उच्च प्रकार की, एक प्रकार की सर्विस है ये, सेवा कार्य, जैसे शिक्षण कार्य, मैं शिक्षा कार्य कर रहा हूँ तो शिक्षक चतुर्थ क्रियाकलाप, वकील चतुर्थ क्रियाकलाप, चिकित्सक चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएंगे सारे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो एकदम नहीं होगा, तो बचे क्या? ये दो। यहाँ पे किसी चीज का उत्पादन या निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो परफेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हम लोग 6 और 7 नंबर क्वेश्चन कर लिए। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देखते हैं 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पर्यटन यानी टूरिज्म उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्रियाकलापों का, द्वितीय क्रियाकलापों का, तृतीय क्रियाकलापों का या चतुर्थ क्रियाकलापों का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आपको चूज करना है। तो आंसर मैंने आपको दिखा दिया है, आप भी जान रहे होंगे, पढ़े होंगे। तो ये टर्सरी एक्टिविटीज का एक उदाहरण है। कौन? तो पर्यटन। पर्यटन, अब पर्यटन अगर टर्सरी एक्टिविटीज का उदाहरण है तो इसको परिभाषित भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए परिभाषा मैंने किया है और इधर विशेषता 2 लिख दिया है। व्यापार के बजाय, ध्यान से परिभाषा को देखेंगे, व्यापार के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से, ध्यान देंगे, मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया यात्रा ही पर्यटन है। तो यहाँ यात्रा किया जा रहा है ना, यात्रा किस चीज से करते हैं? परिवहन से करते हैं। परिवहन किसका माध्यम है, किसका उदाहरण है? तो वो भी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। इस तरह से भी हम लोग इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया यात्रा पर्यटन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी इसका परिभाषा पूछ सकता है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। विशेषताएं देख लेते हैं। तो रोजगार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है बाबू, ध्यान रखिएगा। कौन? तो पर्यटन। तो रोजगार देने में टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत इसका बहुत बड़ा योगदान है। विश्व जीडीपी में इसका योगदान अकेले कितना है? 40% है पर्यटन का, ध्यान देंगे, ठीक है। इस प्रकार तृतीय क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी नेशनल हाईवे 44 जोड़ता है। पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहते किसे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा बनाए गए वैसे महामार्गों को कहते हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है और वो 2 से 4 लाइन वाला होता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, ठीक है, भारत के संदर्भ में। तो वो कौन सा राजमार्ग है जो भारत का सबसे लंबा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, पटना से रांची या कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाला 44 किसको जोड़ता है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है जो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसे हम लोग NH44 कहते हैं। और यह भारत का सबसे लंबा NH है। कुल लंबाई कितनी है? 3775 किलोमीटर। देखिए मैप में मैंने आपको छोटा सा मैप में दिखा दिया है। श्रीनगर से शुरुआत होता है, कन्याकुमारी तक ये जाती है। कौन? तो NH44। श्रीनगर उत्तर में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, ठीक है ना। कन्याकुमारी तमिलनाडु का हिस्सा है। इसको आप लोग उतार लेंगे और बनाते चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। स्वेज नहर जोड़ता है, किसे जोड़ता है स्वेज नहर? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। भूमध्य सागर को काला सागर से, काला सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर
से लाल सागर को या भूमध्य सागर से अरब सागर को? तो सही आंसर आप लोग सबको जान रहे हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जो नहर जोड़ता है उसे हम लोग स्वेज नहर कहते हैं। अब स्वेज नहर की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप देख लीजिए। तो इसका जो निर्माण हुआ स्वेज नहर का वो 1869 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? 160 किलोमीटर, जबकि गहराई कितनी है स्वेज नहर की? तो 11 से 15 मीटर इसकी गहराई है। लोकेशन देख लेंगे स्वेज नहर का कहाँ पे है, तो देखिए यूरोप है, भूमध्य सागर है और ये अफ्रीका है, इधर सऊदी अरब है और इधर एशिया है। तो यहाँ पे देखिएगा लाल सागर है ये बीच वाला, और ये भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो भूमध्य सागर को देखिए, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ लिखा, हाँ, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कर रहा है। और इसी बीच में यहाँ पे मिस्र के पास ये वाला जो भाग है, मिस्र के पास एक स्थलीय भाग है जिसको सिनाई पेनिसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थलीय संकीर्ण स्थलीय भाग को सिनाई पेनिसुला यानी सिनाई प्रायद्वीप। और वह स्थलीय भाग ही दोनों जलीय भागों को बीच में बाधा का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया, जब ओटोमन तुर्क का यहाँ पे अधिकार हो गया, इधर से जाने में दिक्कत होने लगी, तो यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया और उस नहर में सिनाई प्रायद्वीप को, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को खोद कर इन दोनों जलीय भागों को जोड़ दिया गया। और सबसे भूमध्य सागर के पास जो पोर्ट था यानी बंदरगाह था, उसका नाम दिया गया, उसका नाम है पोर्ट सईद। जबकि दक्षिण में लाल सागर में जो स्थल है जो यहाँ से जुड़ता है उसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऊपरी बंदरगाह और दक्षिणी बंदरगाह वो स्वेज नहर का कौन कौन सा है। तो उत्तरी बंदरगाह जो कि भूमध्य सागर में है पोर्ट सईद है, जबकि दक्षिणी बंदरगाह जो कि लाल सागर में है उसे पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। जिसको आप लोग देख लेंगे, उतार भी लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। अगला प्रश्न कौन सा है? 11 है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जवाब थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, मैंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, क्योंकि यह तथ्यात्मक चीज है, संदर्भ के अनुसार इसका आंसर आ सकता है। तो 1995, 1998, 1999 और 2000 ईस्वी। मेरे अनुसार जहां तक मैंने इसको देखा, अभी एनालाइज किया, तो 1995 आंसर इसका सबसे परफेक्ट आंसर जा रहा है। 1995 व्याख्या कर लेते हैं, उससे और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक उपयोग कब हुआ था? सो देखिए, भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक उपयोग किया गया 1886-87 में। किस संदर्भ में? तो शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के संदर्भ में किया गया था 1986-87 में। और आम जनता के लिए इसे खोला कब गया? तो 1995 में, 1995 ईस्वी में। और उस समय संचालित कौन सा संस्था कर रही थी? तो VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था। ठीक है, तो ये आंसर होगा, इसको आप लोग देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? एंशिएंट सिटी के बारे में बात की जा रही है। निम्न में से प्राचीन शहर कौन है? तो वैसे शहर जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़े होंगे उसी को प्राचीन शहर कहेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पटना, रांची, मुंबई, दुर्गापुर। जाहिर सी बात है ये सारे आधुनिक नगर हैं। औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन के द्वारा ये सब स्थापित किए गए हैं। दुर्गापुर को भी ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा वहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित की गई थी। मुंबई एक व्यावसायिक नगरी है और औपनिवेशिक काल में इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, आधुनिक समय में, आधुनिक काल में। रांची झारखंड की राजधानी है, ये भी एक प्रकार का स्थापित हुआ आधुनिक काल में ही, आधुनिक इतिहास, भारत के आधुनिक इतिहास में। जबकि पटना का जिक्र हम लोग प्राचीन इतिहास में देखते हैं पाटलिपुत्र के रूप में, और इसकी स्थापना की गई थी 490 ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा की गई थी, मगध साम्राज्य के तहत। आप लोग को ये चीज पता है, ठीक है ना? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पटना हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र सबसे प्राचीन शहर है इनमें से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को लेते हैं। तो अगला प्रश्न में आप आइए, चाय उत्पादक प्रदेश हैं कौन से हैं? तो चाय कैसा एक फसल है?
तो रोपण कृषि है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत में इसे विकसित किया गया था, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पे इसकी भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल में है, जलपाईगुड़ी भी पश्चिम बंगाल में है, कूच बिहार भी पश्चिम बंगाल में है। और तीनों ये कहाँ पे है पता है? ये तो जैसे यहां से हम लोग भारत का मानचित्र बना रहे हैं, और यहां से जो ये वाला भाग गया, ठीक है, ये वाला भाग, तो ये जो नेक वाला क्षेत्र है, एकदम यहाँ वाला भाग, यहाँ चौड़ा हो जाता है, तो ये वाला भाग में आपको मिलेगा कौन? तो ये तीनों शहर मिलेंगे, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। और ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, और इन पर्वतीय क्षेत्रों में ही चाय की बागान लगाए गए हैं। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मेरा उद्देश्य था, टारगेट था कि मैं एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव कर लूंगा, लेकिन संख्या नहीं देखना है। मैंने इसमें जैसे आपको बताया है, आपके शॉर्ट्स भी कुछ पकड़ा रहे हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चन भी और वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन भी इससे ऑब्जेक्टिव से पकड़ा जाएंगे, और साथ ही साथ मैपिंग वाले प्रश्न भी पकड़ाएंगे। तो आप लोग इसको पूरा लिखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, इसका जो 12 क्वेश्चन बच गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले उसके, तो सेक्शन ए का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो सेक्शन ए का और पार्ट 1 का ये पहला वीडियो था एमसीक्यू का, इसको आप लोग अच्छा से करेंगे। और चैनल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जो चैनल को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू।